हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग मिले हैं हमारे थर्ड टॉपिक के साथ, जो कि हमने बात की थी कि हम डेली एमपीएससी मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो एक टॉपिक मैंने आप लोगों का भी कंप्लीट करवा दिया है, इसकी 2 क्लासेस आप लोगों को मिली होगी। सेल वाला जो टॉपिक है पूरा काफी बड़ा टॉपिक था, इसीलिए उसको होने में करने में कंप्लीट करने में हमें 2 पार्ट्स में उसको तोड़ना पड़ा। सिमिलरली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि हमारा है यूनिट सेकेंड का टॉपिक। ठीक है, मैं आपको फ्लो ऑलरेडी पहले ही बता चुकी थी। तो ये है यूनिट सेकंड का टॉपिक, ठीक, जिसको आज हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। चलिए तो बात करते हैं, मैडम आपने ये टॉपिक पे क्यों किया है। तो मैंने आपको बताया था कि हर यूनिट से एक एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो वाले में ले रही हूँ, जिनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और कंप्यूटर भाषा वाला टॉपिक अगर आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, ऑन एन यूजुअल यहाँ से क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2020 में आया है। आप क्वेश्चन आए कंपाइलर को परिभाषित कीजिए, जो कि हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, उससे क्वेश्चन आ गया। फिर 2024 में क्वेश्चन आया है जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों है। ठीक है, ये हमें बताना था कि वो प्लेटफॉर्म स्वतंत्र भाषा क्यों है, ये समझाना था 2 मार्कर में। असेंबली भाषा और मशीन भाषा से कैसे भिन्न है, ये हमें बताना था, 2023 में आ चुका है। ठीक है, फिर 22 में हमारे पास एक 7 मार्कर भी कि मशीन स्वतंत्र भाषाएं क्या होती है, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होती है, और इस पूरे लैंग्वेज में किस तरह से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। और इसके अलावा हमारे पास एक 10 मार्कर भी आ चुका है, व्हाट व्हाई आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर नेसेसरी इन कंप्यूटर। हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर अनुवादक की जरूरत क्यों पड़ती है, और कंप्यूटर सिस्टम में अनुवादकों के विभिन्न प्रकार, मतलब असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इनको समझाना। मतलब अपने पास हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। ठीक है, सिलेबस की मैं बात करूं तो मैडम सिलेबस में ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है सिलेबस में कंप्यूटर भाषा का सामान्य ज्ञान, उसमें भी स्पेशली दिया है C++ और जावा। इनके बारे में मेजरली हमें क्या करनी, बात करनी। चलिए तो शुरू करते हैं कंप्यूटर भाषा से कि कंप्यूटर भाषा क्या है और प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है। तो कंप्यूटर भाषा मतलब वे लैंग्वेज जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को क्या कर पाएंगे, निर्देश दे पाएंगे। ठीक है, द लैंग्वेज विच इज यूज टू इंस्ट्रक्ट योर कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये बताने के लिए जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। मैडम कंप्यूटर लैंग्वेज क्या क्या अलग से कोई लैंग्वेज होती है? बिल्कुल, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी खुद की एक तो भाषा होती है, वो कौन सी होती है, बाइनरी भाषा। कंप्यूटर केवल बाइनरी 0 और 1 की भाषा है, जिसको हम लोग मशीन भाषा कहते हैं, केवल उसी को समझ पाता है, और मशीन भाषा हम नहीं समझ पाते। तो हमारे और कंप्यूटर के बीच में लैंग्वेज गैप है। लैंग्वेज गैप है मतलब हम कंप्यूटर की भाषा नहीं समझ पाते, कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा में समझेगा। जैसे मैं कंप्यूटर को बोलूंगी कि मेरा नाम काजल है, तो वो काजल को लिखेगा 01101 ऐसा लिख दिया। अब मैं आपको बोलूंगी मेरा नाम 01101 है, तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर मुद्दा है कि हमने कहा कंप्यूटर भाषा है मतलब वो भाषा जिनके द्वारा हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। पर दिक्कत कहाँ आती है कि कंप्यूटर तो कौन सी भाषा समझता है, कंप्यूटर तो बाइनरी भाषा समझता है, 0 और 1 की भाषा समझता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी। ठीक है, और जो ह्यूमन नहीं समझ पाते, तो ह्यूमन ने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सी भाषाएं बनाई, तो उन्होंने बना ली असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज और उच्च स्तरीय भाषा का क्या कर लिया, विकास कर लिया, उसको विकसित कर लिया। ठीक है, जो हमारे लिए क्या बना देगी, चीजों को आसान। क्योंकि मशीन अपनी भाषा में काम करेगी, हम अपनी भाषा में, तो दोनों के बीच में एक ऐसी भाषा जो हम क्या करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे और मशीन उस भाषा को ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में समझ लेगी, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, आसान। ठीक है, इन भाषाओं में प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। तो जो भी द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन ऑल ऑफ दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, एंड द लैंग्वेज यूज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और तीसरा जो चौथा फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है वो है ट्रांसलेटर, कि कंप्यूटर मशीन भाषा समझ रहा है, हम कौन सी भाषा समझ रहे हैं, हाई लेवल। हमने देखो बहुत इजीली याद रखना, कंप्यूटर भाषा मतलब क्या, तो वे भाषा जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर पाए, निर्देश दे पाए, वो कंप्यूटर भाषा है। अब कंप्यूटर मैडम कौन सी भाषा समझता है, तो कंप्यूटर तो कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी मशीन लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की भाषा। क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो या तो 0 या 1 की भाषा समझ पाएगा। और 0 और 1 की भाषा हमारे लिए समझना क्या है, मुश्किल है। तो हमने अपने लिए असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज बना ली। ठीक है, उन भाषाओं में हम प्रोग्राम लिखने लगे, और जो प्रोग्राम लिखा जा रहा था उसको क्या, हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे थे उसको क्या कहा गया, प्रोग्रामिंग। ठीक है, और जो पूरा भाषा थी वो लैंग्वेज क्या कहलाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यहाँ पर आया एक चीज, ट्रांसलेटर, कि हमने कहा भैया इन भाषाओं को, किनको, हायर लेवल लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में क्या करना, बदलना, है ना, जिससे कंप्यूटर समझ पाए कि हम क्या कह रहे हैं।
तो वो क्या कौन करेगा, तो वो करेगा ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कन्वर्ट दिस लैंग्वेजेस, दिस मतलब हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो हमारी असेंबली लेवल लैंग्वेज को या हायर लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करने में, मशीन भाषा में कन्वर्ट करने में किसका रोल आता है बेटा, ट्रांसलेटर का। और ट्रांसलेटर हम लोग 3 पढ़ेंगे, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। तो आई होप इतना बेसिक आप लोग समझ गए होंगे कि हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है तो हमें कंप्यूटर को एक लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। पर कंप्यूटर तो हमारी भाषा समझता ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर तो 0 और 1 की भाषा समझता है, ठीक है। कंप्यूटर को केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो हमने अपनी एक भाषा बनाई, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें हम लोग प्रोग्राम लिखने लगे और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने लगे। उस भाषा को हमने कहा प्रोग्रामिंग भाषा। पर कंप्यूटर कैसे समझेगा, तो वहां का मुद्दा सॉल्व कर दिया ट्रांसलेटर ने। ट्रांसलेटर जो कि होते हैं हमारे असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये क्या करते हैं, तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को या असेंबली लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर पाए और कंप्यूटर हमारी भाषा समझ पाए। चलो ये बेसिक क्लियर हो गया। मतलब कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है बेटा, बाइनरी भाषा। कभी पूछ लिया जाए बाइनरी भाषा क्या, ठीक है, तो ये एक तरह की मशीन भाषा होती है जो कौन समझता है, कंप्यूटर समझता है। 2 अंकों की भाषा होती है, 0 और 1 की भाषा, ठीक है। सर्किट की भाषा होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक किस तरह का सर्किट है, तो आपको याद रखना है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। और इसीलिए कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा समझता है, 0 और 1 की भाषा समझता है। 0 का मतलब होता है बंद, ऑफ या फॉल्स, और 1 का मतलब होता है ऑन या ट्रू, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो केवल ऑन या ऑफ संकेतों को समझता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि केवल 0 और 1 के सिग्नल को समझेगा, ठीक है। इसीलिए हमें जो भी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है वो 0 और 1 के फॉर्म में ही कंप्यूटर को प्रेजेंट करनी पड़ती है। इसलिए बीच में हमने क्या लगा दिया, ट्रांसलेटर, ताकि हमें भी दिक्कत ना हो और कंप्यूटर को भी दिक्कत ना हो। तो कोई पूछे कि भैया कंप्यूटर भाषा क्या, तो कंप्यूटर भाषा मतलब वे भाषाएं जिनके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को क्या कर पाए, इंस्ट्रक्ट कर पाए, ठीक है। बट फिर हमें लिखकर भी आना है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा। इसीलिए हम अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो हमने अपने लिए असेंबली भाषा और हाई लेवल लैंग्वेज का क्या क्या निर्माण किया, जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। इस तरीके से पूरा। फिर अगर कोई 2 मार्कर में पूछ ले बाइनरी लैंग्वेज क्या है, तो बाइनरी लैंग्वेज क्या है या कंप्यूटर बाइनरी भाषा क्यों समझता है, ये पूछ लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्यों वाले क्वेश्चन भी बहुत आए हैं, दैट व्हाई कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, बिकॉज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इसीलिए वो केवल 2 ही सिग्नल एक्सेप्ट कर सकता है, आइदर 0 आइदर 1, आइदर ऑन आइदर ऑफ, ठीक है। तो इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं। अब पहले हम लोग ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार की बात करें तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है हमारी निम्न स्तरीय भाषा और एक है उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा जो कि कैसी होती है, तो ये होती है मशीन डिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट, मशीन आश्रित भाषा होती है, मशीन पर निर्भर वाली भाषाएं होती है। कौन सी होती है, हमारी लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मशीन डिपेंडेंट भाषाएं होती है। हाँ जी, मशीन इंडिपेंडेंट भाषाएं क्या होती हैं, जो कि मशीन पर डिपेंड करती है, मतलब कि इनको आप उसी मशीन पर यूज कर सकते हैं, किसी दूसरी मशीन पर उसको यूज किया नहीं जा सकता। तो हमारी जो मशीन भाषा होती है वो मशीन की भाषा है, तो कैसी भाषा कहलाएगी, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। तो याद रखिएगा, लो लेवल लैंग्वेज जो कि हमारी किसके लिए डिजाइन की गई है, मशीन लैंग्वेज, मतलब कि प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेज, कैन नॉट बी पुट ऑन अनदर मशीन, ठीक है। तो मशीन इंडिपेंडेंट क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट भाषा मतलब इस भाषा में लिखे प्रोग्राम को क्या नहीं किया जा सकता, तो इस भाषा में लिखे प्रोग्राम को दूसरी मशीन पर
नहीं चलाया जा सकता। और इसके अंदर आती है हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस मशीन पर आश्रित होती है, किसी दूसरी मशीन पर चलाई नहीं जा सकती। हमारी मशीन भाषा और असेंबली भाषा, ये दोनों किस तरह की भाषा होती है, तो याद रखना मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, मशीन पर आश्रित होती है, जिस मशीन पर बनी है उसी पर काम करेगी, किसी दूसरी पर इस लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को रन वगैरह नहीं किया जा सकता। चलो सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज समझ लेते हैं। निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा मतलब वो भाषा जो सबसे निचले स्तर पर काम कर रही है, मतलब जो सबसे लोवेस्ट लेयर पे काम कर रही है, मतलब जो डायरेक्ट कंप्यूटर समझ पाए, वो लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी, लो लेवल लैंग्वेज, जो कि हमारी मशीन डिपेंडेंट, मशीन आश्रित भाषा होती है। मतलब इस भाषा में लिखे प्रोग्राम को उसी मशीन में चलाया जा सकता है, किसी दूसरी मशीन में इसको रन नहीं किया जा सकता, किसी दूसरी मशीन में उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें हमें दो तरह की भाषा पढ़नी, मशीन भाषा और असेंबली भाषा। ठीक है, तो निम्न स्तरीय भाषा तो सबसे पहले क्या, तो लो लेवल लैंग्वेज सबसे पहले वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर के द्वारा सीधे समझी जाती है, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय दी कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के द्वारा सीधे समझी जा रही, कोई ट्रांसलेटर नहीं आ रहा है, स्पीड कैसी होगी, तेज होगी। तो एग्जीक्यूशन स्पीड तो बहुत तेज होती है, पर कंपाइलेशन स्पीड क्या होती है, धीरे होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना इसकी गति बहुत तेज होती है, लेकिन समझना इसको क्या हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। एग्जीक्यूट बहुत तेजी से होता है, बट हमारे लिए इसको समझना बहुत कठिन हो जाता है। और इसमें दो तरह की भाषा हमारे पास आएंगी, एक होगी मशीन भाषा और एक होगी असेंबली भाषा। तो आप लोग याद रखिएगा, निम्न स्तरीय भाषा मतलब वो जो कंप्यूटर सीधे समझ पाए, जो कि मशीन पर आश्रित। और इसके अंदर हम लोग दो तरह की भाषाएं पढ़ेंगे, मशीन और असेंबली। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मशीन और असेंबली, फिर उच्च स्तरीय पे चलेंगे। मशीन भाषा की बात करें तो वो कौन सी भाषा, जो बाइनरी भाषा की अभी हम लोगों ने बात करी, जिसको यूजुअली हम लोग फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मतलब सबसे पुरानी पीढ़ी, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज हो रही थी ना, वो वाली लैंग्वेज कौन सी, हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसके अंदर 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बाइनरी पर आधारित होती है, और 0 और 1 में ही लिखे जाते हैं इसमें सारे इंस्ट्रक्शन और कोड। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, पर इसका निष्पादन कैसा होता है, सीधे हो जाता है। स्पीड बहुत तेज और निष्पादन एकदम डायरेक्टली हो जाता है, डायरेक्टली एग्जीक्यूशन होता है, हाई स्पीड होती है। पर दिक्कत क्या है, हमारे लिए इसको समझना क्या है, कठिन, और ये मशीन पर क्या है, निर्भर है, मशीन डिपेंडेंट है। मतलब कि इस लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी मशीन पर एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, वो होती है मशीन डिपेंडेंट। यहाँ पे हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछ लूँ व्हाट इज मशीन लेवल लैंग्वेजेस, तो आपको, या फिर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस क्या होता है, तो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस कौन होती है, हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस, जो कंप्यूटर तो सीधे समझ पाता है, और वो केवल उसी मशीन में चल सकती है, किसी दूसरी मशीन में उसको पोर्ट या एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता उसमें लिखे प्रोग्राम को, वो होती है मशीन भाषा। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद यदि हम लोग बात करें कौन सी भाषा आएगी, असेंबली भाषा, जो कि हमारी द्वितीय पीढ़ियों के कंप्यूटर में यूज होने वाली भाषा है, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज मानी जाती है, जिसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निमोनिक्स का यूज हो रहा है। निमोनिक्स मतलब क्या होता है, अब डायरेक्ट 0 और 1 यूज ना करते हुए थोड़ा सा हमने उसको चेंज कर दिया और यहाँ पे कोड वर्ड्स यूज किए, जैसे ऐड, एडिशन का मतलब ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्शन का मतलब सब कर दिया, मल्टीप्लिकेशन को मल लिख दिया, डिवाइड को DIV लिख दिया, केवल शॉर्ट फॉर्म्स कर दिए, ताकि 0 और 1 से थोड़ा सिंपल हो जाए। पर कंप्यूटर ये भी नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये है तो लो लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि ये भी मशीन पर डिपेंड करती है। ठीक है, पर कंप्यूटर इसको सीधे नहीं समझ पाता है, बट इसको हम लो लेवल लैंग्वेज मानते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा है, लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन पर डिपेंडेंट होती है, तो ये उस पैरामीटर को फॉलो करती है, इसलिए असेंबली भाषा भी लो मानी जाती है। ठीक है, अब आपको याद रखना है, असेंबली भाषा को कंप्यूटर को समझाने योग्य बनाने के लिए असेंबलर के द्वारा, जो कि हमारा एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इट कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज यूजिंग एन असेंबलर। तो असेंबली भाषा को असेंबलर के द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है। ये भाषा भी कैसी होती है, सरल होती है, तेज होती है, ईजी होती है, फास्टर होती है, और हार्डवेयर पर अधिक नियंत्रण रखता है। ठीक है, मतलब नीचे ये बेस में जुड़ी हुई रहती है, हार्डवेयर पर इसका बेटर कंट्रोल माना जाता है। मशीन पर निर्भर करती है, और पर इसमें त्रुटि सुधार क्या है, कठिन है, मशीन पर निर्भर करती है, मशीन इंडिपेंडेंट है, और डिफिकल्ट है इसमें डिबग करना। एक बार इसमें हमने कोई प्रोग्राम लिख दिया तो उसको डिबग करना क्या हो जाएगा, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये दो लैंग्वेजेस आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। क्या क्या बातें हमने सीखी, कंप्यूटर भाषा मतलब जिसमें हम, वो लैंग्वेज जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर पाए। और कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है बेटा, बाइनरी, मशीन, 0 और 1 की भाषा। हम कौन सी, हम बाइनरी नहीं समझते, तो फिर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट कैसे करना है, तो हमने अपने लिए असेंबली लैंग्वेज, हायर लेवल लैंग्वेज बनाई, जिसमें हम लोग प्रोग्राम लिखने पड़े, इनको हमने कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में बता दूं, कोई हार्डवेयर नहीं है, ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सॉरी, ये हमारा मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके बिना हमारा सिस्टम नहीं चल सकता। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वैसे ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन, ट्रांसलेटर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
ठीक है, जो क्या करेंगे, तो जो कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, हायर लेवल या असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेंगे, मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको आसानी से समझ पाए, हमें भी दिक्कत ना हो, कंप्यूटर को भी दिक्कत ना हो। लैंग्वेजेस कितने टाइप की होती है? दो। एक होती है लो लेवल जो मशीन पर डिपेंडेंट होती है, एक होती है हाई लेवल जो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी मशीन पर डिपेंड नहीं कर रही है, उसमें उस भाषाओं में अगर आपने प्रोग्राम लिखा है तो वो किसी मशीन पर आश्रित नहीं है, उस सेम प्रोग्राम को मैं किसी दूसरी मशीन पर रन, पोर्ट और एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। लो लेवल लैंग्वेज हमने कही दो होंगी, मशीन भाषा और असेंबली भाषा। ठीक है, हमने कही लो लेवल लैंग्वेज जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, निम्न स्तर पर काम कर रही है, हार्डवेयर से जिसका सीधे जुड़ाव हो वो। ठीक है, जो भाषा कंप्यूटर सीधे समझ पाए वो, या जो मशीन पर निर्भर हो वो, जिनकी गति तेज होती है पर समझना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, वो भाषा क्या कहलाती है, निम्न स्तरीय भाषा। ठीक है, 2 पॉइंट और इसमें लिख लेना, हार्डवेयर से जुड़ी हुई और मशीन इंडिपेंडेंट भाषा। मशीन पर निर्भर भाषा है। ठीक है, चलिए आगे की बात करें तो हम लोग बात करेंगे मशीन भाषा। इसके अंदर आती है मशीन भाषा, हमने देख लिया जो कि हमारी बाइनरी भाषा है, और दूसरी हमने देख ली असेंबली भाषा। एक हमारी फर्स्ट जनरेशन की थी मशीन लैंग्वेज और सेकंड जनरेशन की थी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स का यूज किया जाता है। इन निमोनिक्स को भी कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, तो कंप्यूटर में ट्रांसलेटर यूज होता है, असेंबलर जो असेंबली भाषा को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन भाषा। ठीक है, पर ये भी सरल होती है, हार्डवेयर से जुड़ी रहती है, ये भी निचले स्तर पर ही होती है, इसलिए इसको भी हमने किस में कंसिडर किया, निम्न स्तरीय, लो लेवल लैंग्वेज में कंसीडर किया है, क्योंकि ये भी मशीन पर निर्भर भाषा है। पर अगर इसकी विपरीत दिशा में हम लोग बात करें उच्च स्तरीय भाषा की, उच्च स्तरीय भाषा हमारी सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, पास्कल, बेसिक, ये सारी भाषा। ठीक है, जो मानव भाषा के निकट होती है पर कंप्यूटर को समझना क्या होता है, मुश्किल होता है, तो वो भाषाएं जो हमारे समझने के लिए आसान हो पर कंप्यूटर के लिए नहीं। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड इजी टू अंडरस्टैंड, वो क्या कहलाती है, हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज में जिस तरह के सॉफ्टवेयर या ट्रांसलेटर का यूज किया जाएगा, वो एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन दोनों के द्वारा इस भाषा को किसमें बदला जाता है, मशीन भाषा में। हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है सी, सी प्लस प्लस, जावा, है ना, कोबोल, कोबोल है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये सारी लैंग्वेजेस। ये भाषा आसान होती, पोर्टेबल होती, ये बात याद रखना, पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल का मतलब है ये कैसी होती है, मशीन इंडिपेंडेंट होती है। मशीन इंडिपेंडेंट होती है मतलब मशीन पर इनकी निर्भरता नहीं होती है, मशीन पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, क्या की जा सकती है, तो आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या की जा सकती है, लगाया जा सकता है, यूज किया जा सकता है इस प्रोग्रामिंग भाषा को, और हर कंप्यूटर में इस प्रोग्राम को रन किया जा सकता है। ठीक है, इनकी गति कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, एग्जीक्यूशन स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। मशीन भाषा को तो डायरेक्ट कंप्यूटर समझ रहा था, यहाँ पे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर पर निर्भर होती है, ट्रांसलेट करना पड़ता है, इसलिए गति क्या होती है, कम होती है। तो सबके अपने अपने फायदे, सबके अपने अपने नुकसान है। बहुत ही फॉर्मेटेड आपके नोट्स मैंने प्रिपेयर करवाए। ठीक है, ये मेहनत भी मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े टॉपिक आपको इजीली समझा पाऊँ। मैंने कहा था पीपीटी से पढ़ाने में किसी को मजा नहीं आता है, बट आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट बहुत कम समय में देना है, और मैं लिख लिख कर नहीं करवा पाऊंगी वो काम, इसीलिए ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप उच्च स्तरीय भाषा भी आप लोगों को क्या होगी, क्लियर होगी। उच्च स्तरीय भाषा में हमें 3 भाषा का एक्सप्लेनेशन थोड़ा चाहिएगा जो हमारे एग्जाम में दिया हुआ है, जो कि सबसे पहले सी भाषा। सी भाषा हमारी एक उच्च स्तरीय भाषा है जो कि 1972 में डेनिश रिची के द्वारा जिसको खोजा गया था, डेवलप किया गया था। ठीक है, इसे प्रोग्रामिंग भाषाओं की माँ माना जाता है। ये माना जाता है कि यार सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, सबसे निचले स्तर की हाई लेवल लैंग्वेज जो कि लो और हाई लेवल के बीच में होती है। ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कंसीडर की जाती है। कौन सी लैंग्वेज कंसीडर की जाती है, याद रखना, मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कंसीडर की जाती है, जिसके अंदर लो लेवल और हाई लेवल दोनों की क्वालिटीज हो। ये हार्डवेयर से जुड़ी रहती है, पूरी तरह से पोर्टेबल नहीं होती, प्रोसीजरल ओरिएंटेड होती है। इसलिए हम मानते हैं कि जो सी भाषा होती है ना, ये मैक्सिममली हम मानते हैं कि मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, एक मिडिल लेवल लैंग्वेजेस होती है। इस तरह से इसमें कुछ प्रोग्राम को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। सी भाषा हम मानते हैं सरल होती है, तेज होती है, क्योंकि मैंने कहा हार्डवेयर से जुड़ी होती है ना। निम्न भाषा के भी इसमें गुण होते हैं और उच्च स्तरीय के भी गुण होते हैं। सिंपल होती है, फास्ट होती है, पावरफुल लैंग्वेज है, छोटे प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आपको कोई
छोटे प्रोग्राम लिखने हैं तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, सी भाषा का। सबसे खास बात सी भाषा क्या है, तो ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, तो वो लैंग्वेजेस जिसमें काम कैसे किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप काम किया जाएगा, जिसमें सारी चीजें ओपन रहेगी, ठीक है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट वगैरह में लॉक नहीं किया जाएगा, ओपनली प्रोग्राम लिख दिया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। वो लैंग्वेजेस या वो प्रोग्रामिंग कहलाती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें सारी चीजें प्रोसीजर के थ्रू होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी, ठीक है। अगली बात ये कहाँ पर यूज होगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बनाना है। पहले के टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहे थे वो इसी भाषा से बन रहे थे। एप्लीकेशन एवं एम्बेडेड सिस्टम बनाना, एप्लीकेशंस कुछ बनानी है या एम्बेडेड सिस्टम बनाना है। एम्बेडेड सिस्टम मतलब छोटे छोटे माइक्रो चिप्स जो एम्बेडेड हो जाते हैं, जैसे हमारे वॉशिंग मशीन में लगे हैं कि जो हमें टाइमर दिखा रहे हैं, स्पिन कब होगा, कितनी देर में होगा, ये दिखा रहे, तो वो एम्बेडेड सिस्टम बनाना है, उसकी प्रोग्रामिंग करनी उसमें यूज हो सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग करनी उसमें यूज हो सकती है, या एप्लीकेशन वगैरह डिजाइन करनी उसमें भी यूज की गई थी। पर यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, कम है, और दूसरी बात ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं कर रही है। और आजकल जितनी भी भाषा है सब ओपीपी पर काम कर रही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर काम कर रही है। ये क्या है, इसको अभी हम लोग देखते हैं। और ये किस तरह की प्रोग्रामिंग पर काम कर रही है, बेटा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो हमने हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट की, उच्च स्तरीय भाषा पढ़ना स्टार्ट करी, जो कि मशीन पर निर्भर नहीं कर रही थी, पोर्टेबल थी, ठीक है, जहाँ पर इजीली हम लोग एरर को डिबग कर सकते थे, बट स्पीड यहाँ पे कम हो गई थी, और यहाँ पे हमें ट्रांसलेटर के ऊपर डिपेंडेंसी आ गई थी, ठीक है। ये सारी बातें हमने यहाँ पर सीखी। फिर हमने पहली लैंग्वेज के ऊपर गए, कौन सी थी, सी भाषा, उसके बारे में बात की, सी भाषा के बारे में समझा। अब हमारे पास दो टर्म आ रहे हैं, एक आ रहा है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और एक आ रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है, इसको भी मैं बहुत जल्दी बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। सी का अब जो एडवांस फॉर्म है वो क्या है, सी प्लस प्लस। सी का जो एडवांस फॉर्म है वो है सी प्लस प्लस। अब चलो इसको देखते हैं। सी प्लस प्लस एक उच्च स्तरीय भाषा, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसकी खोज करी थी बार्जन स्ट्रॉस्ट्रप ने। इसकी क्या की थी, खोज की थी। बार्जन स्ट्रॉस्ट्रप ने इसकी 1979 में खोज की थी। यह सी भाषा का क्या है, तो विस्तारित एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो कि किसको समझता है, ओओपी को सपोर्ट करता है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे चीजें स्टेप बाय स्टेप नहीं चलती, यहाँ पे हम चीजों को ऑब्जेक्ट में तोड़ देते हैं। तो एक सबसे खास बात याद रखनी कि सी प्लस प्लस किस तरह की प्रोग्रामिंग पर आधारित है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर आधारित है। ये भी तेज होती है, शक्तिशाली होती है, और ये पूरी तरह से कैसी भाषा होती है, पोर्टेबल भाषा है। मतलब इस प्रोग्राम पे सी प्लस प्लस में लिखे गए प्रोग्राम को, है ना, एक कंप्यूटर में से निकाल कर दूसरे कंप्यूटर में पोर्ट किया जा सकता है, रन किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और यहाँ पर मेमोरी पर अधिक नियंत्रण है। सी में जैसे मेमोरी की दिक्कत आ रही थी ना, यहाँ पर मेमोरी की ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की बात करें, सी प्लस प्लस का उपयोग कहाँ पर होगा। तो मैंने कहा जैसे आपका सी का उपयोग कहाँ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, एप्लीकेशन बनाने में, या एम्बेडेड सिस्टम। वैसे ही अगर कोई बहुत बड़े सॉफ्टवेयर वगैरह को डिजाइन करना है, ठीक है, कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करना है, एम्बेडेड सिस्टम को, तो सी प्लस प्लस की जगह अगर कोई बड़े सी की जगह अगर कोई बड़े लेवल पे काम करना है, तो हम सी प्लस प्लस में उस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। बस यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, तो मेमोरी प्रबंधन सी से तो अच्छा है, पर इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ कैसा हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, और हमने क्या कहा, इसको सीखना भी क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, डिफिकल्ट होता है इसको लर्न करना, इसकी प्रोग्रामिंग को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरी प्रोग्रामिंग को समझना दिक्कत होता है। और बड़े प्रोजेक्ट में भी, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तब भी यहाँ पर फिर कोड को संभालना मुश्किल हो जाएगा, कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सी से थोड़ी सी ऊपर सी प्लस प्लस है, पर यहाँ पर भी अभी उसकी लिमिटेशंस बनी हुई है, पूरी तरह से अभी लिमिटेशन से हम लोग मुक्त नहीं हुए हैं। तो सी और सी प्लस प्लस में भी डिफरेंस याद रखना बहुत अच्छे से कि सी कैसी लैंग्वेज है। तो सी आपकी क्या है, तो एक उच्च स्तरीय भाषा है, या इसको हम मध्यम स्तरीय भाषा भी कह सकते हैं, जिसके अंदर निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय, लो लेवल और हाई लेवल दोनों के गुण एग्जिबिट होते हैं 1972 में, जिसकी खोज डेनिश ऋषि के द्वारा सबसे पहले इसको डेवलप किया गया था।
ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदर मानी जाती है, क्योंकि हम मानते हैं कि यहीं से आधार क्या हुआ, शुरू हुआ है। ये भाषा सरल होती, तेज होती, शक्तिशाली होती है। पर ये काम करती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। वो कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, एम्बेडेड सिस्टम को बनाने में काम आती है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। और यहाँ पर भी मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी का बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत बड़े प्रोग्राम के लिए सुटेबल नहीं है। पर इससे थोड़ी ज्यादा सुटेबल हमने कौन सी बनाई, तो हमने बनाई C++ भाषा। इसका विस्तारित रूप है जिसकी खोज बार्जरन स्ट्रॉस्ट्रप ने की है। ये एक उच्च स्तरीय भाषा है। ये किस पर बेस्ड है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर, OOP पर बेस्ड है। ये पोर्टेबल भी है ना। यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट वहां से अच्छा है, पर अभी भी बहुत बड़ा अगर प्रोग्राम हो जाए तो मेमोरी मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाएगी, कोडिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये भी सरल होती, तेज होती, डिबगिंग आसान होती है, सब कुछ यहाँ पर है, पर अभी भी कुछ सीमाएं हैं जो बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। सी और सी भाषा में क्या अंतर आपको देखने को मिलेंगे, तो जो मैंने आपको बताया है, ये कैसी होती है? स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पर काम करती है। किस पर काम करती है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब ये काम करती है टॉप टू बॉटम, ये काम करती है बॉटम टू टॉप। अभी मैं इन दोनों में भी अंतर समझा दूंगी, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है। ये हर चीज 7 मार्कर, 2 मार्कर, 10 मार्कर में आ सकती है। प्लीज ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। विकास कब हुआ है? तो इसका विकास हुआ है सी का 1972 में डेनिस ऋषि ने। इसका किया है किन्होंने? तो इसका किया है बार्जरन स्ट्रॉस्ट्रप ने विकास किया। ये कैसी? प्रोसीजरल। ये कैसी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर। यहाँ पे टॉप टू डाउन अप्रोच आती है, ऊपर से प्रोग्राम चलना स्टार्ट होता है, नीचे तक चलते हैं। यहाँ पे बॉटम टू अप अप्रोच का यूज होता है। यहाँ पे डेटा की सिक्योरिटी थोड़ी कम है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, ये जो ये थोड़ी सी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होती है। और ये सी का क्या है? विस्तार रूप है। ये किसी का विस्तार रूप नहीं है, सी का विस्तार रूप है। ये सरल होती है, इसकी कोडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, और भी बातें हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट हम लोग लिख सकते हैं। सी का मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छा नहीं है, पर C++ का अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये पोर्टेबल पूरी तरह से नहीं है, पर ये पूरी तरह से क्या है? पोर्टेबल है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक और आती है हमारी जावा। जावा भी क्या है? एक उच्च स्तरीय, एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेजेस होती है? ठीक है, तो जावा क्या है? एक हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है। किन लैंग्वेज को कहा जाता है वो भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जिनके अंदर ऑब्जेक्ट बने हो, जिनके अंदर बॉटम टू टॉप वाली अप्रोच यूज हो रही हो, ना कि टॉप टू बॉटम वाली अप्रोच यूज हो रही हो। ठीक है, चलो जावा की बात करें तो इसकी खोज किसने की है? जेम्स गॉसलिंग ने की है 1995 में। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से, पूरी तरह से। राइट वंस रन एनीवेयर, है ना। ये इस कॉन्सेप्ट पर काम करती है, WORA। ठीक है, राइट वंस रन एनीवेयर कॉन्सेप्ट पर काम करती है। मतलब इस लैंग्वेज को पूरी तरह से हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। एक बार किसी प्लेटफॉर्म पे बन गई तो हम किसी भी दूसरी जगह पर उसको, किसी दूसरे प्रोग्राम, किसी दूसरे कंप्यूटर में उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जेम्स गॉसलिंग 1995 में इसकी खोज की है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट वंस रन एनीवेयर कॉन्सेप्ट पर काम करती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट OOP पर आधारित है, सुरक्षित है, और मल्टीटास्किंग या मल्टी थ्रेडिंग है। हम कह रहे हैं बहुत सपोर्ट करती है OOP को, सिक्योरिटी यहाँ पे ज्यादा, और ये मल्टी थ्रेडिंग है। एक साथ कई सारे इसमें क्या होते हैं? टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। गार्बेज कलेक्शन द्वारा सतह मेमोरी का क्या करती है? प्रबंधन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। सी और C++ की जो दिक्कत थी वो थी मेमोरी और कोडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स थी। ठीक है, एक प्रोसीजरल थी, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी। ये हाई लेवल भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, मशीन इंडिपेंडेंट भी, मतलब पोर्टेबल भी है। उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग भी। मल्टी थ्रेडिंग मतलब इसमें मल्टीपल टास्क एक साथ किए जा सकते हैं। गार्बेज कलेक्शन मतलब क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, जो चीज नहीं चाहिए उनको अलग रख लेगी। तो गार्बेज कलेक्शन के थ्रू मेमोरी का मैनेजमेंट भी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से कर लेती है, और प्रोवाइड अ रिच API। ठीक है, API मतलब आपके जो इंडेक्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करती है? अच्छे से। और बहुत लाइब्रेरी इसकी बहुत बड़ी होती है, मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी बेहतर प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, तो इनका आपको क्या करना है? याद रखना है।
ठीक है, चलिए, है ना। तो आप लोग ये 3 वर्ड्स का मीनिंग मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। कभी आपसे पूछे मल्टी थ्रेडिंग, मतलब एक समय पर अनेक टास्क कर सकती है। दूसरी बात, गार्बेज कलेक्शन मतलब ये क्या करती है, तो मेमोरी में से डिलीट कर देती है जो क्या है, अनयूज है, लंबे समय तक जिनका कोई यूज नहीं हुआ है। एपी मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ऑलरेडी डिजाइंड बहुत सारे क्या होते हैं, लैंग्वेजेस होती है, ऑलरेडी डिजाइन बहुत सारे फीचर्स होते हैं। प्री रिटन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब इसके अंदर प्री रिटन क्लासेस होती है, इंटरफेस होते हैं। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसके अंदर प्री रिटन क्या होते हैं, बहुत सारे प्री रिटन बहुत सारे क्या होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती है जिनका आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत रिच लाइब्रेरी होती है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है प्री रिटन, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी बनी बनाई, यूज कर लो सीधे। गार्बेज कलेक्शन मतलब मेमोरी को खुद ही डिलीट करता है, जैसे हमने बोला कुछ चीज ऐसी है जो रखी हुई है बहुत लंबे समय तक यूज नहीं है, ये हटा देता है। मल्टी थ्रेडिंग मतलब एक समय पर मल्टीपल टास्क कर सकता है। ओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड होता है, सिक्योरिटी यहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है, हाई सिक्योरिटी है यहाँ पर, ठीक है, डेटा में कोई भी दिक्कत की गुंजाइश कम है। तो इसके लाभ क्या हुए, पूरी तरह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर है और रीयूजेबल है। बार बार प्लेटफॉर्म पे इसको कोई प्लेटफॉर्म से इसका कोई लेना देना नहीं, एक बार बनाओ कहीं पर भी रन कर सकते हैं। सिक्योरिटी ज्यादा है और एक बार बनाए हुए प्रोग्राम को बहुत सारी जगह यूज किया जा सकता है। और यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट भी क्या हो गया, इजी हो गया, लाइब्रेरी भी क्या है, लिटरशिप। बट अब दिक्कत क्या है कि ये बिल्कुल भी मशीन डिपेंडेंट नहीं है, मतलब मशीन से तो दूर दूर तक इसका कोई लेना नहीं। मतलब यहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, धीमा, किसके कंपैरेटिवली, सी प्लस के कंपैरेटिवली एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। और प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े हैं और यहाँ पर एपीआई है, मतलब पहले से बहुत सारी चीजें, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, मतलब पहले से बहुत सारी चीजें स्टोर्ड होगी। तो यहाँ पे मेमोरी बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, कुछ स्टोर्ड चीजें और कुछ हम स्टोर कर रहे हैं, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, सीमा हो जाएगी। एप्लीकेशन इसका कहाँ है, तो वेबसाइट डिजाइन, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट पर, एंड्रॉइड पर, बड़े बड़े इंटरप्राइजेस, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बनानी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी, तो किसमें बनाई जाती है बेटा, जावा में। किसमें, जावा। तो बहुत इजीली मेरे हिसाब से मैंने आपको 3 लैंग्वेजेस समझा दी है, सी प्लस प्लस हो गई थी। जावा के लिए एक बार मेरे साथ सारे पॉइंट याद कर लो। हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है, राइट वंस रन एनीवेयर कॉन्सेप्ट पर काम करती है, मतलब प्लेटफॉर्म से बिल्कुल फ्री है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र भाषा है। सिक्योरिटी यहाँ पर कैसी हो जाती है, ज्यादा, सुरक्षा ज्यादा देती है, सरल है ना, इसकी कोडिंग हमारे लिए सरल हो जाती है, और ये मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है, मतलब मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। गार्बेज कलेक्शन के थ्रू मेमोरी मैनेजमेंट खुद ही कर लेती है, मतलब जो कचरा उसको खुद ही निकाल देगी, ठीक है, अपने से। समृद्ध, यहाँ पर बहुत रिच एपीआई होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब यहाँ पे बहुत प्री रिटन बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रोग्राम्स होते हैं, उनका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसलिए मेमोरी बहुत ज्यादा चाहिए रहती है, ठीक है। और हमने कहा ठीक है, ये सब तो इसके क्या हो गए, फीचर्स, जिसके कारण हमने कहा क्या हो गई, तो हमने कहा ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गई, बार बार रीयूज कर सकते हैं, और सिक्योरिटी भी ज्यादा हो गई, मेमोरी मैनेजमेंट भी बढ़िया है। और मेमोरी चाहिए तो कैसी, बहुत ज्यादा। और एग्जीक्यूशन स्पीड कैसी हो जाएगी, कम, क्योंकि ये हार्डवेयर से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है, ये उच्च स्तरीय बिल्कुल प्योर हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, कम। वेब डिजाइनिंग करना है, इंटरप्राइजेस है, बड़े बड़े डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, सब में किसका यूज होगा, जावा का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है दो दो जो आप लोगों को होमवर्क में मुझे लिखकर सबमिट करने हैं, या आप लोग कल की क्लास तक जब तक मैं आपके पास आऊं आप लोग मुझे लिखकर बता देंगे 2 क्वेश्चन। एक तो आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आप क्या लिखेंगे, 7 मार्कर, इसको पूरा अच्छे से तैयार करेंगे दोनों को, ठीक है। इसका आंसर कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी। और एक आपको मुझे बताना है डिफरेंस बिटवीन, ना अंतर स्पष्ट करना है यहाँ पे, अंतर किसमें,
प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, इन दोनों में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है अब। और दूसरा आपको डिफर करना है, डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। इसमें बताना है तो एक है मशीन इंडिपेंडेंट, एंड मशीन डिपेंडेंट। देखिए PYQ तो मैंने आपको सब स्टार्टिंग में दिखा दी प्रैक्टिस के लिए, पर इनको आप मेरी तरफ से और तैयार कीजिए जो जो मैं बताती जा रही हूँ। मशीन पर निर्भर और मशीन से स्वतंत्र भाषा। ठीक है, तो मशीन इंडिपेंडेंट और मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज पर क्या करना है, आपको अंतर बताना है। कि दो आप लोग क्या करके लाएंगे, लिख कर लेकर आएंगे। कल की क्लास में फिर मैं इसको क्या करूंगी, डिस्कस करूंगी। चाहे हमारी क्लास रिकॉर्डेड चल रही हो, कमेंट सेक्शन आपके पास है, ठीक है, आप वहां पर मुझे बता सकते हैं कि मैडम मैंने लिखा है, नहीं लिखा है, जो भी दिक्कत है। हम लोग अब कमेंट सेक्शन के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो जो भी मेरी प्रीवियस क्लासेस उसमें जो भी कमेंट रहेंगे उसका आंसर भी अगर मुझे देना है तो मैं ऐसे ही दूंगी। ठीक है, और आप लोग भी बताइएगा कि इस तरह की जो सीरीज है वो आपको कैसी लग रही है। और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए मैराथन भी मैं लेकर आऊंगी। पहले मैं सोच रही हूँ यूनिट 4 की एक मैराथन आप लोगों को मैं करवा दूं बहुत जल्दी, ताकि पूरी एक बार यूनिट 4 के जितने मेन हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है सब कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 5-6 घंटे की एक क्लास लूँ और सब खत्म कर दूं, ताकि वो स्टूडेंट जो मेंस का कंटेंट ढूंढ रहे हैं, जिनको मेंस में दिक्कत आ रही है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मशीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होती है, वो प्रोग्रामिंग भाषा जिसे विशेष करके कंप्यूटर या प्रोसेस आर्किटेक्चर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, जो कंप्यूटर डू नॉट डिपेंड ऑन एनी स्पेसिफिक कंप्यूटर और प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ठीक है, जो किसी भी कहीं किसी भी कंप्यूटर में लिखे हुए प्रोग्राम को हम किसी भी उसमें उस लैंग्वेज वो लैंग्वेज इसमें लिखे हुए प्रोग्राम को हम किसी दूसरे कंप्यूटर में आसानी से रन कर सके। इन भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम को बिना कोड में बदलाव के अलग अलग हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर चलाया जा सकता है, जो इजीली पोर्टेबल हो। ठीक है, प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेजेस कैन बी रन ऑन डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म विदाउट मेकिंग मेजर चेंजेस। सी, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये सब। C++ तो इतनी नहीं, पर जावा आपकी बहुत अच्छी क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अगली बात करें, पहली पीढ़ी की जो भाषा होती है वो कौन सी, मशीन। दूसरे में कौन सी आई थी, असेंबली। तीसरी से क्या आ गई थी, उच्च स्तरीय। चौथी में आ गई थी डोमेन आधारित जो भाषा रहती है वो, और पांचवी में AI वाली लैंग्वेज यूज हुई थी। ये हमारी लैंग्वेजेस है जो अलग अलग हमारी कंप्यूटर जनरेशन में क्या की गई है, यूज की गई है। चौथी पीढ़ी की जो भाषा है ये भी उच्च स्तरीय भाषा होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है। जो मैंने अभी आपको कहा डोमेन वाली लैंग्वेजेस जो डेटाबेस वगैरह में यूज होती है, SQL वगैरह। SQL क्या है, है ना, ये क्या है, तो ये है स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज वगैरह। ठीक है, जो आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट वाली जो लैंग्वेजेस आई थी ये सब आपकी 4th जनरेशन में आ गई थी, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे की 5वीं पीढ़ी की लैंग्वेजेस बात करें तो AI लैंग्वेजेस आपकी कौन सी, लिस्प, प्रोलॉग। लिस्प मतलब आपकी होती है लिस्ट प्रोसेसिंग, जो अभी AI वगैरह में यूज हो रही। प्रोलॉग है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ठीक है, तो जो AI कंटेंट को डील करने के लिए आई है वो कौन सी, आपकी 5th जनरेशन की लैंग्वेज। तो इस कारण से जनरेशन के हिसाब से भी आप लोग क्या याद रखेंगे, लैंग्वेजेस याद करेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेजेस क्या है। ठीक है, तो दो टाइप में हमने डिवाइड किया था, लो लेवल और हाई लेवल। पूरी हम लोगों ने पढ़ी कि लो लेवल में मशीन आएगी, असेंबली आएगी, और हाई लेवल की भी पूरी लैंग्वेजेस हमने पढ़ी। मेन 3 लैंग्वेजेस जो हमें बोली गई थी, C++ और जावा। अकॉर्डिंग टू जनरेशन 5 टाइप की लैंग्वेजेस थी, मैंने आपको बता दी, मशीन, असेंबली, हाई लेवल, डोमेन लेवल, और ये 5th हो गई AI बेस्ड। ये भी हमने देख लिया अकॉर्डिंग टू जनरेशन लैंग्वेजेस। अब हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम ये मानते हैं कि भैया प्रोग्रामिंग भाषाओं को मशीन भाषा में बदलने के लिए जिनका यूज किया जाता है वो सॉफ्टवेयर। याद रखना कौन है, सॉफ्टवेयर। ये कौन है, सॉफ्टवेयर। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर किसी को लग रहा है ये हार्डवेयर है और किसी चिप में जाके लगे होंगे, नहीं। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, आपको पता होगा सॉफ्टवेयर जिनके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता।
जो हमारे कंप्यूटर को बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। नॉन टेंजिबल डिवाइस ऑफ अवर कंप्यूटर वो क्या होती है बेटा? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर हमारे 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारी कंप्यूटर की जान होते हैं, जिनके बिना हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 होते हैं। एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका फर्स्ट पेज है भैया, ये तो होना ही चाहिए, सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। और एक होता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी अगर मुझे कुछ बात कंप्यूटर को समझानी है तो मुझे पहले अपनी हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मशीन लैंग्वेज में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मशीन लैंग्वेज में। और मैं इंग्लिश में ज्यादातर बातें इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में ही इसको लिखा जा सकता है। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर पे चलने वाले होते हैं। वो कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा व्हाट्सएप, हमारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब। और एक होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हमारी कंप्यूटर की क्षमता को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, कैपेसिटी को एनहेंस करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि हमने कहा एंटीवायरस, तो ये कोई जरूरी नहीं, पर रखेंगे तो हमारी कंप्यूटर बढ़िया से काम करेगा। ऐसे 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब इसके बिना तो हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर मतलब हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस को, असेंबली लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने वाले कौन होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे 3 तरह के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हमें क्या नीड है? हमें नीड ये है कि भैया हम कंप्यूटर की भाषा नहीं समझ पा रहे थे, कंप्यूटर हमारी भाषा। तो हमने बोला 0 और 1 में प्रोग्राम लिखना तो डिफिकल्ट है, तो हमने अपनी भाषा में प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया। पर कंप्यूटर तो उसको समझ नहीं पाएगा, तो हाई लेवल लैंग्वेज को, उच्च स्तरीय भाषा जो हमारी समझ में आने वाली भाषा है, उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी थी? ट्रांसलेटर की। ठीक है, और दूसरी बात, त्रुटि को पहचानने के लिए, एरर को डिटेक्ट करने के लिए, डीबग को पहचानने के लिए, है ना। अगर हम 0 1 में लिखते तो कभी डीबग नहीं पहचान पाते, कहाँ 0 गलत हो गया, कहाँ 1 गलत हो गया, कैसे पहचानते? तो भैया एरर डीबगिंग बहुत मुश्किल होती है 0 और 1 में। हमने कहा उसको हटाओ, हम अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे। एरर डीबगिंग इजी हो गई और प्रोग्रामिंग हमारे लिए क्या हो गई? आसान हो गई। ऑल ऑल बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये आपको याद रखना। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में सबसे पहला लैंग्वेज ट्रांसलेटर है हमारा असेंबलर। असेंबलर जो है ये क्या है? तो ये असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने वाला लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 2 वर्ड्स याद रखने है ना। जब भी आप लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ेंगे तो आपको 2 वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। एक होता है सोर्स कोड और एक होता है ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड और एक होता है ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ये 2 वर्ड आप लोगों को क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। सोर्स कोड किसे कहते हैं? तो सोर्स प्रोग्राम, जो बेसिक हमारा प्रोग्राम है उसको किस में बदलने में? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलने में। ठीक है, तो चलो सोर्स कोड की अगर हम लोग बात करें तो सोर्स कोड क्या होता है? तो सोर्स कोड हम लोग कहते हैं जो किस में लिखा जाता है? हायर लेवल लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, वो सोर्स कोड है। ठीक है, तो सोर्स कोड मतलब जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा में लिखा है, उसको किस में कन्वर्ट करना? ऑब्जेक्ट कोड में। मतलब किस में कन्वर्ट करना? मशीन भाषा में कन्वर्ट करना, 0 और 1 की भाषा में कन्वर्ट करना। तो आप लोग को याद रखना है, सोर्स कोड मतलब वो प्रोग्राम जो हमने किस में लिखा हुआ है? हमारी हायर लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, मतलब कि मशीन भाषा में कन्वर्ट करना किसका काम होता है? असेंबलर का। और जब भी मैं सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड बोलूँ, याद रखना सोर्स मतलब जिसमें हम लोग लिख रहे हैं हायर लेवल लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट कोड मतलब जो क्या हो जाएगा? तो ऑब्जेक्ट कोड मतलब जो कि मशीन भाषा वाला कोड होता है वो। ठीक है, अब अगर मैं आगे की बात करूं तो इसके लाभ क्या हुए? असेंबलर के लाभ ये हुआ कि चीजें हमारे लिए कैसी हो गई? तेज हो गई। प्रोवाइड बेटर हार्डवेयर कंट्रोल, इससे हम लोग आसानी से काम कर पा रहे थे, हार्डवेयर कंट्रोल बेटर हो गया था। ठीक है, मशीन डिपेंडेंट, पर अभी भी दिक्कत क्या थी? असेंबलर कैसा था? तो असेंबलर पे दिक्कत खत्म नहीं हुई, क्योंकि असेंबली भाषा खुद कैसी? मशीन पर निर्भर, और समझना क्या था? अभी भी कठिन था असेंबली भाषा को। तो दिक्कत यहाँ पे ये है। तो असेंबलर ने क्या काम किया? तो असेंबलर ने कन्वर्ट कर दिया असेंबली भाषा को मशीन भाषा। ठीक है, मतलब हमारे सोर्स प्रोग्राम को हमारे हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में लिखी कोई चीज को ऑब्जेक्ट कोड मशीन भाषा में कन्वर्ट कर दिया, 0 और 1 में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या हो गया? चीजें फास्ट हो गई, बेटर हो गया, हार्डवेयर कंट्रोल समझना इजी हो गया। बट अभी भी दिक्कत थी, अभी भी पूरी तरह हम लोग मशीन फ्री नहीं हुए थे, मशीन डिपेंडेंट ही थे, अभी मशीन पर निर्भर थे, तो और समझना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि अभी भी पूरी हमारी भाषा नहीं थी। तो जब हमने पूरी हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, इसके ऊपर हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा, मतलब पूरी कंप्लीटली हमारी लैंग्वेज,
पर काम करना स्टार्ट किया, तब दो ट्रांसलेटर हमारे काम आए। एक आया काम कंपाइलर, एक आया काम इंटरप्रेटर, ठीक है। और इसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, मशीन भाषा। मशीन भाषा मतलब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट कोड बना दिया इसका, इसका सोर्स कोड का। तो आपको याद रखना है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाले दो ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर और असेंबलर, सॉरी कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो मैडम दोनों ही तो सेम है, तो फिर क्या अलग है, तो दोनों में क्या अलग है वो देखना। पूरे प्रोग्राम को एक साथ उठाएगा, एक साथ उसका क्या करेगा, अनुवाद कर देगा, मतलब पूरे प्रोग्राम को एक साथ, ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम एट वंस। कौन है, कंपाइलर। पूरे प्रोग्राम को एक साथ उठाकर ट्रांसलेट करने वाला है कंपाइलर, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम तैयार करता है, ये क्या तैयार करता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, मतलब पूरे सोर्स कोड से क्या बना देता है, आपका ऑब्जेक्ट कोड बना देता है, ठीक है। यहाँ पर जो निष्पादन है वो कैसा होता है, तेज होता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन तो चल नहीं रहा है, पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मानते हैं फास्ट एग्जीक्यूशन होता है एवं सभी सिंटेक्स एरर एक साथ बता देता है, सिंटेक्स एरर एक साथ बता देता है कि ये है। पर दिक्कत क्या होती है, यहाँ पर कंपाइल होने में क्या लगता है, समय लगता है। एग्जीक्यूशन तो बहुत जल्दी से हो जाता है, पर कंपाइलेशन में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कंपाइलेशन मतलब पहले की जो प्रोसेस होती है जहाँ पर वो पूरा ट्रांसलेट कर रहा है, उसमें क्या लगता है, बहुत टाइम लगता है। और दूसरी बात, लाइन बाय लाइन चेक भी नहीं होता है, एकदम लास्ट में एकदम एरर बताता है, तो पूरे लास्ट में अगर एरर पता चलती तो उनको डीबग और बग करना क्या हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है। तो एकदम लास्ट में हमें एरर का क्या होता है, पता चलता है। तो याद रखना, पूरे प्रोग्राम का एक साथ क्या कर देता है, अनुवाद कर देता है, कौन, कंपाइलर। यही अंतर है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, और जो बेहतरीन यहाँ पर लिखा हुआ है ना वो बेस्ट है। तो इसी तरह से आप लोग समझे कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। यहाँ पर आपसे मैं पूछूं कि भैया कौन सा, आपसे अगर मैं कभी पूछूं कि कौन सा ट्रांसलेटर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाएगा, तो आप लिख कर आएंगे कौन बनाएगा, कंपाइलर। इंटरप्रेटर नहीं बनाएगा, असेंबलर तो अलग ही, असेंबलर तो असेंबली भाषा के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए दो है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को उठाएगा और क्या कर देगा, पूरे एक साथ पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को बना देगा। सिंटेक्स एरर लास्ट में पता चलेगी, तो इसलिए सुधारना मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत यहाँ पे ये। और एग्जीक्यूशन टाइम तो बहुत तेज होगा, पर कंपाइलेशन टाइम, जो स्टार्टिंग में कंपाइल करने का टाइम है वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसके विपरीत अगर हम लोग बात करें इंटरप्रेटर, तो ये लाइन बाय लाइन क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं बनता, ये एक एक लाइन पर काम करता है, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं बनता है। डू नॉट या डज नॉट जनरेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। लाभ क्या, यहाँ पर आपको एरर तुरंत पता चल जाएगी, एक लाइन को उसने करा, पता चल गई कि एक लाइन में एरर है, पूरे में एक साथ एरर पता नहीं चलती, एक बार में एरर। पर यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम कैसा हो जाता है, धीरे। एग्जीक्यूशन जो है, निष्पादन की गति धीरे हो जाती है, कंपाइलेशन तेज होता है पर निष्पादन धीमे होता है। यही सबसे बड़ा अंतर है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। और आपको याद होना चाहिए असेंबलर और कंपाइलर। सबसे पहले तो असेंबलर और कंपाइलर में डिफरेंस याद होना चाहिए, असेंबली को कन्वर्ट कर रहा है मशीन में, ये हाई लेवल को कन्वर्ट कर रहा है मशीन में, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो याद हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस किस में याद करना है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। ये डिफरेंस मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को याद होना चाहिए। दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, पर कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करेगा, इंटरप्रेटर एक बार में एक लाइन को। ये ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो एरर है वो सबसे लास्ट में दिखेगी, यहाँ पर लाइन बाय लाइन दिखेगी, इसलिए इजीली हो पाएगा। यहाँ पर कंपाइल के बाद प्रोग्राम तेज चलता है, कंपाइल में बहुत टाइम लगता है, और यहाँ पर निष्पादन में बहुत टाइम लगता है, एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है, ठीक है। कंपाइलिंग के बाद प्रोग्राम तुरंत रन हो जाता है, और प्रोग्राम रन करने में क्या लगता है, यहाँ पे समय लगता है। दोनों के अपने अपने लाभ है। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है ना, तो वो कंपाइलर के थ्रू नहीं करेंगे, इंटरप्रेटर के थ्रू, क्योंकि लाइन बाय लाइन अच्छा एरर ढूंढ ले। अगर पूरा उसने कर दिया, पूरा ट्रांसलेट, और फिर एरर आई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इंटरप्रेटर का यूज करेंगे, ये आपको याद रखना। प्रमुख कंप्यूटर भाषा है, सबसे लास्ट जो हम इसमें देखते हैं, कुछ मेन कंप्यूटर लैंग्वेजेस, वैसे तो मैंने सारी बता दी, पर आपको कुछ मेन याद होनी चाहिए, जैसे फॉर्ट्रन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 1957 में जॉन बेकस के द्वारा इसको बनाया गया था, वैज्ञानिक गणनाओं के लिए, इंजीनियरिंग रिसर्च में इसका काम आया था। एल्गोल, एल्गोल एक लैंग्वेज है, एल्गोरिथमिक लॉजिक। 1958 में एलन परलिस के द्वारा इसको बनाया गया था, एल्गोरिथमिक ओरिएंटेशन, ठीक है। एल्गोरिथमिक ओरिएंटेशन मतलब जो मैथमेटिकल कंप्यूटिंग है उसके अंदर इसका मेन काम आया। लिस्प एक एआई लैंग्वेज है, जिसका फुल फॉर्म मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लिस्ट प्रोसेसिंग,
लिस्ट प्रोसेसिंग 1958 में जॉन मैकार्थी, हमारे एआई के जनक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक, उनमें मशीन लर्निंग में, मशीन को सिखाने में इस लैंग्वेज का क्या किया गया था, यूज किया गया था। ठीक, आगे की बात करूं मैं, कोबाल, कोबाल है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 1959 में ग्रेस हॉपर के द्वारा इसको बनाया गया था। बिजनेस प्रोसेसिंग में, बैंक वगैरह में इस लैंग्वेज के थ्रू क्या किया गए थे, बनाए गए थे प्रोग्राम्स। बेसिक, बेसिक है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, मैं बोल भी रही हूँ, अगर आप लोगों को विजिबिलिटी में यहाँ पे दिक्कत हो तो आप लोग सुन भी सकते हैं, मैं ब्लैक पेन का भी यूज कर लूंगी। कोबाल है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिगिनर, बेसिक है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, कैमिली कर्ट्स ने इसको क्या किया था, बनाया था। ये बहुत ईजी थी सीखने में, शुरुआती जो शिक्षा लेने का है, जो बहुत बिगिनर्स है उनके लिए यूज किया गया था बेसिक का, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूं प्रोलॉग, प्रोलॉग भी आपकी एक लैंग्वेज आई थी, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, 1972 में पॉल मेरेयर के द्वारा लॉजिक आधारित एआई एक्सपर्ट वगैरह के द्वारा यूज करने वाली जो लैंग्वेज थी वो प्रोलॉग बनाई। फिर आई थी पास्कल, पास्कल आपकी एक लैंग्वेज आई जिसका निकोलस ने क्या किया था, जिसकी खोज की थी, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई थी, है ना, एजुकेशन या किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में पास्कल का यूज किया गया था। सी आपको बता ही दिया है, 1972 में डेनिश रिची के थ्रू बनाई गई हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में जिसका मेन काम आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, वो थी सी। सी प्लस प्लस इसी का विस्तारित रूप है, इसका भी यूज हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में किया था। मैं आपको बता दूं कि मैडम आपने तीन ही क्यों पढ़ाई है, सी प्लस प्लस और जावा, क्योंकि मेंस के सिलेबस में वही तीन है। और मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी तब मैं आपसे आंसर राइटिंग की भी बात करूंगी, और एक लाइव क्लास में अभी जितनी क्लासेस हम लोगों ने पढ़ ली है ना, उसकी आंसर राइटिंग में आपको करवाऊंगी। ठीक है, जैसे सेल वाला टॉपिक हो गया है, अभी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल रहा है, जो कल आपको टॉपिक मिलेगा वो होगा आपका पेपर थर्ड, यूनिट थर्ड का टॉपिक। यूनिट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे कल पंचकर्म, षटकर्म और हमारा अष्टांग, एक ही क्लास में, है ना। और ये बेस्ट पीपीटी प्रेजेंटेशन है, इससे आपको समझने में भी क्या होता है, आसान। पाइथन 1991 में रॉसम के द्वारा बनाई गई थी, जिसके थ्रू एआई, डेटा साइंस, वेब, मोबाइल इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ था। पाइथन में सारे प्रोग्राम लिखे गए थे। जावा सन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई, जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था। कुछ के नाम याद रखना, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड्रॉइड, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल सर्वर, इनको बनाने में इसका काम आया था। जावा सबस्क्रिप्ट ना डेवलपमेंट, वेब जो वेब स्क्रिप्ट या डेवलपमेंट वेब एप्लीकेशन बनाने में इसका यूज हुआ था, है ना। ब्रेंडन ने इसको क्या किया था, बनाया था 1995 में। इसके अलावा हमारे कुछ आधुनिक लैंग्वेजेस जैसे रूबी है, रूबी 1995 में बनाई गई थी, एक सरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो। ठीक है, जिसका यूज भी वेब वगैरह को डिजाइन करने में किया गया था, रूबी ऑन रेल्स। ठीक है, इसको इस नाम से जाना जाता है। स्विफ्ट एक लैंग्वेज है ना, एप्पल कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था, किसके सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, एप्पल का जो अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए यूज किया गया था। इस तरह के कुछ लैंग्वेजेस आपको याद रखनी। तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर स्टार्टिंग से बात करूं तो मैंने आपको क्वेश्चन पूरे दिखाए कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिए, जो कि कल की क्लास में आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे, और जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो उसके अंदर आपको ये लगे हुए मिल भी जाएंगे इनके आंसर। बट आप देख रहे हैं, डिफाइन दी कंपाइलर इन 2 मार्कर। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि जावा पे बनाए गए प्रोग्राम को किसी भी अन्य दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से क्या किया जा सकता है, रन और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। असेंबली और मशीन भाषा में क्या अंतर है, ये असेंबली भाषा को मशीन भाषा से कैसे भिन्न माना जाता है, क्योंकि असेंबली भाषा में निमोनिक्स का यूज होता है, मशीन भाषा में निमोनिक्स का यूज नहीं होता है, 0 और 1 का यूज होता है। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस कौन सी होती है, एंड हाउ डज अ कंप्यूटर कोड रिटन इन सच लैंग्वेजेस। तो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस कौन सी होती है, इसमें कोड कैसे लिखा जाता है, इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। और ये एक 10 मार्कर क्वेश्चन, इसका आंसर लिखिए। ठीक है, तो जितने पीवाईक्यू थे वो भी मैंने आपको बता दिए। सेल वगैरह के जो पीवाईक्यू है, मेरी ऑलरेडी एक पीवाईक्यू की क्लास आपने देखी होगी, नीचे वीडियोस में है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आज जनरेट करवा दूंगी, तो वहां पर आपको ये सारे मेंस ओरिएंटेड पूरे पेपर थर्ड से रिलेटेड जितनी चीजें ना सब मिल जाएगी।
तो आप वहाँ से देखते हुए चलिए और पीवाईक्यू के साथ हर टॉपिक मेरे साथ कंप्लीट करते हुए चलिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हम अगस्त तक हमारे मैक्सिमम पेपर थर्ड के पूरे टॉपिक कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के टॉपिक के साथ हम लोग यूनिट थर्ड के साथ। थैंक यू सो मच।